क्या बात है कि जब हमारे पास दो स्विचेस मौजूद होते हैं, जब दो स्विचेस आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, तो इन दो स्विचेस के ऊपर आप क्या करते हैं कि एक लिंक कनेक्ट करते हैं बोथ एंड के ऊपर। लेकिन आपको फॉल्ट टॉलरेंस चाहिए होता है या रिडंडेंसी जब चाहिए होती है, तो आप क्या करते हो, एक और लिंक जो है वो इस स्विच के ऊपर लाके लगा देते हैं या टर्मिनेट कर देते हैं। तो इसके अगेंस्ट होता क्या था कि स्पैनिंग ट्री का प्रोटोकॉल काम करता है, और आपको पता है कि इस वाली पोर्ट से या किसी भी पोर्ट से एक पैकेट निकलता है जिसे बीपी डीयू कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको बीपी डीयू का नहीं पता तो आप ये स्पैनिंग ट्री का लेक्चर याद करें। तो एक पोर्ट से बीपीडीयू निकलता है और वो बीपीडीयू क्या करता है, आपका इस पोर्ट के ऊपर से ट्रैवल करता हुआ इस स्विच पर जाता है। इस स्विच पर जाके वापस जो दूसरी वाली पोर्ट लगी है, इस पोर्ट से घूम के वापस इस पोर्ट को मिल जाता है। और जैसे ये इस स्विच को वापस मिलता है घूमकर, तो मैंने आपको बताया था कि स्विच अंडरस्टैंड करता है कि देयर इज अ लूप इन द नेटवर्क, देयर इज अ लूप इन द नेटवर्क। इस बीपीडीयू के वापस घूमकर मिलने की ये आइडेंटिफिकेशन है। और जैसे ही ये बीपीडीयू वापस मिलता है, तो आप लोगों को पता है कि इसमें से फिर स्पैनिंग ट्री का प्रोसेस स्टार्ट होता है और किसी एक स्विच को रूट स्विच बनना होता है। लेट्स से कि हमने कहा ये स्विच फिर हमारा रूट स्विच बन जाता है, और ये पोर्ट इसकी डेजिग्नेटेड पोर्ट बनती है, ये पोर्ट इसकी डेजिग्नेटेड पोर्ट बनती है, और ये पोर्ट फॉर एग्जांपल रूट पोर्ट बनती है। आरपी लिख रहा हूँ, रूट पोर्ट बनती है, और ये पोर्ट इसकी क्या हो जाती है, ऑल्टरनेट पोर्ट बन जाती है। ALT ऑल्टरनेट पोर्ट किसके अंदर होती है, ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर होती है। BLK ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर होती है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से स्पैनिंग ट्री का पूरा प्रोसेस जो है वो काम करता है। तो स्पैनिंग ट्री के अंदर कोई अगर सवाल कोई कन्फ्यूजन है तो वो ज़रा क्लियर कर लें। तो बट मैंने ये समझाया जिस तरीके से था, आई डोंट थिंक कि कोई कन्फ्यूजन होनी चाहिए स्पैनिंग ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि स्पैनिंग ट्री स्टेप बाय स्टेप काम करता है, और वो ये सारा वो प्रोसेस है जो बैकग्राउंड के ऊपर स्पैनिंग ट्री का प्रोटोकॉल परफॉर्म कर रहा होता है। सर मैंने ये पूछा था कि डेजिग्नेटेड पोर्ट जो होती है और अपना दूसरी जो पोर्ट होती है अपना नाम याद नहीं आ रहा क्या होती है, रूट पोर्ट होती है, तो इसमें दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? देखिए, जो रूट पोर्ट होती है ना, बेसिकली रूट पोर्ट आपकी डेजिग्नेटेड पोर्ट ही होती है, और वो फॉरवर्डिंग स्टेट के अंदर होती है। बट स्पैनिंग ट्री के नज़दीक मैंने आपसे बताया था कि ये मेरा रूट रूट स्विच बन गया। ठीक है, रूट स्विच या रूट ब्रिज। ठीक है, और एक दूसरा वाला क्या बन जाएगा, नॉन रूट ब्रिज। नॉन रूट ब्रिज, तो नॉन रूट ब्रिज स्विच के ऊपर सिर्फ एक रूट पोर्ट होती है। ये रूट पोर्ट स्पैनिंग ट्री के लिए है, और ये ऐसी पोर्ट है जो कम्युनिकेट करेगी रूट ब्रिज के साथ। यानी कि ये शॉर्टेस्ट पाथ या बेस्ट पाथ होगा रूट ब्रिज तक जाने का। लेकिन इस पोर्ट का जो रोल होगा, इस पोर्ट का जो रोल होगा, वो रोल इस पोर्ट का क्या होगा कि ये पोर्ट डेजिग्नेटेड होगी। इसका रोल क्या होगा कि ये डेजिग्नेटेड पोर्ट होगी, और इस पोर्ट का स्टेट क्या होगा, इस पोर्ट का स्टेट होगा कि ये फॉरवर्डिंग पोर्ट होगी। डेजिग्नेटेड पोर्ट होगी और फॉरवर्डिंग पोर्ट होगी। तो डेजिग्नेटेड उसका रोल है, फॉरवर्डिंग उसका उसका स्टेट है, और रूट पोर्ट बेसिकली स्पैनिंग ट्री के नज़दीक उस पोर्ट की टाइप है। और जो आपका रूट ब्रिज होता है, रूट ब्रिज के ऊपर तमाम पोर्ट डेजिग्नेटेड
होती हैं और फॉरवर्डिंग स्टेट में होती हैं। रूट पोर्ट के ऊपर, रूट ब्रिज के ऊपर तमाम पोर्ट्स का जो रोल है वो डेजिग्नेटेड होता है और उनकी जो स्टेट है वो फॉरवर्डिंग होती है। मगर जो नॉन रूट ब्रिज स्विच है, इस नॉन रूट ब्रिज स्विच के ऊपर कोई एक पोर्ट की टाइप रूट पोर्ट होगी, बाकी पोर्ट्स डेजिग्नेटेड पोर्ट्स होंगी और रूट पोर्ट इटसेल्फ, उसका जो रोल है वो डेजिग्नेटेड होता है और जो उसकी स्टेट है वो फॉरवर्डिंग होती है। और फिर कोई एक पोर्ट ऐसी होगी जिसका रोल ऑल्टरनेट होगा, जिसका रोल ऑल्टरनेट होगा और जिसका स्टेट ब्लॉकिंग होगा, लाइक ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर होगी और रोल उसका ऑल्टरनेट होगा। मैंने वो आपको शायद भी शेयर नहीं किया अभी तक ना, उसके अंदर ये डिफरेंशिएट हुआ है कि रोल क्या होता है, स्टेट क्या होता है। रोल लाइक डेजिग्नेटेड और स्टेट लाइक फॉरवर्डिंग। रूट ब्रिज की जो नॉन रूट ब्रिज स्विच है, एक पोर्ट रूट पोर्ट होगी और उसकी दोनों पोर्ट रूट पोर्ट होंगी, तो वो क्लैश नहीं करेगी आपस में? किसकी रूट फॉरवर्डिंग पोर्ट है ना होगी? दोनों। जो एक पोर्ट उसकी फॉरवर्डिंग पे है नॉन रूट ब्रिज की, हम्म। उससे जो फॉरवर्डिंग डाटा जाएगा, तो जो सामने वाला रूट ब्रिज होगा उसकी तो सारी पोर्ट्स फॉरवर्डिंग ही होते, तो वो क्लैश नहीं करेगा उससे नहीं डाटा? नहीं, वो तो रूट ब्रिज है ना, क्यों करेगा? वो तो रूट ब्रिज है। रूट ब्रिज की तमाम पोर्ट्स जो हैं वो फॉरवर्डिंग स्टेट में होती हैं, कोई भी पोर्ट ब्लॉक नहीं होती रूट ब्रिज की। इसीलिए तो वो रूट ब्रिज है। बेसिकली रूट ब्रिज सेंट्रल पॉइंट होता है ना, तो सेंट्रल पॉइंट है तो सेंट्रल स्विच की तमाम पोर्ट्स फॉरवर्डिंग होंगी। तो सर बेसिकली जो नॉन रूट जो अल्टरनेट हमारे पास रूट होता है तो वो नॉन डेजिग्नेटेड होती है, सॉरी जी बिल्कुल डेजिग्नेटेड होती बिल्कुल है। बिल्कुल। नॉन डेजिग्नेटेड होगी, जो अल्टरनेट पोर्ट होगी वो नॉन डेजिग्नेटेड होगी डेफिनेटली। हम अगर उसको डेजिग्नेटेड कह रहे हैं तो इसको नॉन डेजिग्नेटेड कह देंगे। सही है सर। सर वो जो फाइल है जिसके अंदर वो स्टेप्स लिखे हुए हैं वो भी शेयर कर दिए। जी मैं करता हूँ। ठीक है ना, ये तो हमने बेसिकली देख लिया कि जब हम दो लिंक लगाते हैं तो ये प्रॉब्लम हमें फेस होता है। इसको मैं रेज कर रहा हूँ। जब दो लिंक लगाते हैं तो हमें ये वाली प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी सी है कि हमारे पास एक रिक्वायरमेंट इंक्रीज हुई है जिसे हम कहते हैं बैंडविड्थ। हमें बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है। बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट किस तरीके से है कि मेरे पास इसी सिनेरियो के अंदर जो हैं वो स्विचेस डिप्लॉय हुए हुए हैं। ये भी स्विच है। अब इस स्विच के पीछे तमाम सर्वर जो हैं वो कनेक्ट हैं, कि लाइक यहाँ पे ये आपका सर्वर कनेक्ट है, इसी तरीके से यहाँ सर्वर कनेक्ट है और इसी तरीके से ये यहाँ पे सर्वर कनेक्ट है। तो लाइक ये सॉर्ट ऑफ इस ये जो साइड है ये हमारी सर्वर फॉर्म है। ठीक है, ये सर्वर फॉर्म साइड है। अब हमने क्या किया हुआ है कि इन दोनों स्विचेस के दरमियान हमने तो कनेक्टिविटी जो इस्टेब्लिश की हुई है वो एक लिंक यहाँ से लेके और इस स्विच को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आपको पता है कि हमने इसे ट्रंक पोर्ट बनाकर और कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दी है। अब जो यूज़र्स हैं, यूज़र बेसिकली जो है वो इस स्विच के पीछे हैं। सर ठीक यहाँ है, पे तमाम डिस्प्ले यूज़र। शो जी, डिस्प्ले डिस्प्ले स्क्रीन क्या हो रहा है? स्क्रीन आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो यहाँ शो नहीं हो रही, जस्ट ऑडियो आ रही है। अच्छा एक मिनट। आपने वीडियो मोड में कनेक्ट नहीं किया है, आप मोबाइल से है वीडियो मोड में कनेक्ट कर लीजिए। लैपटॉप में यहाँ तो शो हो रहे हैं। बाकी लोगों को आ रही है? यस सर, हमें तो आ रही है बराबर। आप आ जिसको रही आ है। रही है वीडियो अच्छा मोड अच्छा, ये वीडियो मोड जी ऑफ जो है। अच्छा, तो मैं आपसे कह रहा था कि जो यूजर बैठे हुए हैं वो ग्रीन वाले यूजर ठीक है। चलें जी, यहाँ पे ध्यान दे लें। ये लाइक आपका ओरेकल सर्वर है। ठीक है, ये ओरेकल सर्वर है। ये आपका लाइक वेब सर्वर है, XYZ।
ये आपका जो है इम्पोर्टेंट जिससे आप फाइल ट्रांसफर करते हो फाइल सर्वर है। तो ये 3 सर्वर जो हैं वो नेटवर्क के ऊपर आपने अपने पास प्लेस किए हुए हैं। अब यूजर्स क्या करते हैं, इन सर्वर्स को एक्सेस करते हैं ताकि वो डाटा को एक्सेस कर सकें। अब इसमें आपको पता है कि जो फाइल सर्वर है उस पर यूजर्स की तमाम फाइल मौजूद हैं जो कि अच्छी खासी स्पेस की भी हो सकती हैं। और अगर वो ओरेकल को एक्सेस करते हैं तो डाटाबेस से उन्हें क्यूरीज फैच करके लेकर आनी होती है। अब सवाल क्या है यहाँ पर कि जो आपने स्विच टू स्विच लिंक जो कनेक्ट किया है तो वो मैक्सिमम कितना हो सकता है। ये लिंक 1 GB और PS का लिंक हो सकता है, यानी कि 1 GB/s का लिंक ना 1000 Mbps का लिंक है। 1000 Mbps का लिंक है और रिक्वायरमेंट क्या है कि यूज़र इसको करेंगे एक्सेस सर्वर्स को। तो उसके अंदर होता क्या है कि अगर ये 3 यूज़र्स एक्सेस कर रहे हैं सेम टाइम तो आपके पास लिंक कितना है, 1 Gbps का लिंक है। अब हर यूज़र को स्पीड चाहिए, हर यूज़र कहता है कि मुझे स्पीड चाहिए मिनिमम 1 GB की स्पीड चाहिए। बट जब ये तीनों यूज़र एक साथ इस सर्वर को किसी भी सर्वर को एक्सेस करेंगे तो आप 1 को डिवाइड कर दें 3 से 1 Gbps को, तो कितनी स्पीड मिलेगी मैक्सिमम, कितनी मिलेगी, 333 Mbps आएगा एक बंदे के पास, इस तरीके से कुछ आएगा। ठीक है, इतना Mbps की स्पीड मिल रही होगी एक बंदे को। मैंने डिवाइड किया है 1000 Mbps को 3 से ना, सॉरी मल्टीप्लाई, हाँ डिवाइड किया है 1000 Mbps को डिवाइड किया है 3 से, तो हर एक बंदे के पास ये स्पीड जो है वो रिसीव हो रही होगी। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है कि एक बंदे का जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यहाँ लगा हुआ है वो भी 1 GB का है। वो भी कितना है, 1 GB का है। तो उसको स्पीड भी उतनी मिलनी चाहिए नेटवर्क के ऊपर, लाइक वो फाइल जब ट्रांसफर कर रहा है या स्विच टू स्विच जो डाटा ट्रैवल कर रहा है। तो इस चीज़ के लिए फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है कि हम एक लिंक और लगा दें बिटवीन स्विचेस। एक लिंक इस स्विच से जाके इस स्विच के ऊपर एक और लगा दें। अब ऐसा करने से क्या होगा कि मेरे पास दूसरा लिंक भी कितने स्पीड का है, 1 GB/s का दूसरा भी लिंक है। तो टोटल कितना मेरे पास आ जाता है, 2 GB/s यानी कि 2000 Mbps। 2 GB का मैंने बेसिकली अपने पास ये कनेक्टिविटी बना ली। मगर जैसे ही मैं सेकंड लिंक अप करता हूँ तो आपको पता है कि क्या होता है। सेकंड लिंक जैसे ही हमने अप किया या लगाया तो आपका क्या चीज़ एक्टिव हो जाती है, ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है, हम वहीं पर अगेन आ गए, वो आपको पता है कि क्या होगा। इन दोनों में से इलेक्शन होगा और कोई एक लिंक जो है वो क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। अनटिल अनलेस जो वर्किंग लिंक है वो डाउन ना हो तो दोबारा दूसरा जो बैकअप लिंक है वो अप होगा। अगर अदरवाइज अगर प्राइमरी लिंक अप रहेगा और वो वर्किंग में है तो जो सेकेंडरी या बैकअप लिंक है वो ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर रहेगा एज पर द स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अगर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें बैंडविड्थ चाहिए 2 Gbps की और हमें कुछ ऐसा करना है कि स्पैनिंग ट्री इन दोनों लिंक्स को शट डाउन भी नहीं करे और ये दोनों लिंक सेम टाइम अप भी रहें और यूज भी होते रहें। तो आज हम ये चीज़ देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम इस चीज़ को अचीव करेंगे ताकि स्पैनिंग ट्री के नज़दीक ये दोनों लिंक एक बन जाएं। तो लाइक हम क्या यूज करेंगे इसके आगे अंदर। सवाल है सर, हम्म सर एक सवाल है हम्म। जी। अच्छा सर, जब भी ये होगा कि हम दो लिंक आपस में लगाएंगे तो सिर्फ इन दो लिंक के दरमियान जो है इलेक्शन करेगा स्पैनिंग ट्री, और बाकी स्पैनिंग ट्री जो है वो और कुछ बाकी पोर्ट्स को नहीं छेड़ेगा। मसलन लेट सपोज मैंने पोर्ट 1 और 2 दोनों स्विचेस की जो है वो आपस में कनेक्ट कर दी, तो जो इलेक्शन होगा वो 1 और 2 के दरमियान होगा, बकिया पोर्ट जो है वो रिमेन इंटैक्ट रहेंगे। नहीं, इलेक्शन स्विच के दरमियान होगा पहले, फिर पहले जब तो दो पहले तो पोर्ट स्विच आप के लगा दरमियान देंगे ना, होगा, हमने क्या किया है पहले स्विच के कि दरमियान होगा। ठीक है ठीक है। तो उन स्विचेस में से कोई एक रूट स्विच बन जाएगा, एक नॉन रूट बन जाएगा। फिर ठीक है जी। ठीक है तो जो रूट बन जाएगा उसकी तमाम पोर्ट फॉरवर्डिंग में आ जाएंगी,
जो नॉन रूट बन जाएगा उसकी कोई एक पोर्ट रूट पोर्ट बन जाएगी, बाकी पोर्ट कोई ब्लॉक हो जाएगी उसकी। सर मेरे स्पैनिंग ट्री कहने का का मकसद ये इलेक्शन था, पोर्ट्स के दरमियान नहीं, स्विचेस के दरमियान होता है। सर मेरे कहने का मकसद ये था कि एक लिंक ऑलरेडी कनेक्ट, जी जी एक लिंक में ऑलरेडी लगा हुआ है पहले से, और वो बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, इलेक्शन हुआ है, और जो स्विच 1 है जो सर्वर से कनेक्टेड है वो चल रहा है, वही रूट बेस बना हुआ है। अब मैंने एक केबल और कनेक्ट कर दी पोर्ट 2 से, और जो मेरा वो स्विच जिससे मेरे क्लाइंट कनेक्टेड हैं वो उसकी पोर्ट 2 से मैंने कनेक्ट कर दिया। तो अब पोर्ट 1-2 और पोर्ट 1-2 दोनों स्विचेस की आपस में कनेक्टेड हैं। तो क्या री इलेक्शन होगा, रूट ब्रिज दोबारा से बनेगा? अच्छा, पहले तो मैं एक छोटी सी करेक्शन कर दूं आपकी, कि आपने कहा कि एक लिंक लगा हुआ है दोनों स्विच के दरमियान में और वो चल रहा है, और स्विच 1 रूट ब्रिज बना हुआ है। तो पहली बात तो ये एक थोड़ी सी करेक्शन यहाँ पर, कि जब एक लिंक होता है तो फिर कोई स्विच रूट ब्रिज नहीं होता। ठीक है, ऑलराइट। रूट ब्रिज तब बनेगा जब दो लिंक होंगे या एक से ज्यादा लिंक होंगे, तो रिडंडेंसी जब आएगी, जब लूप क्रिएट होने के चांसेस होंगे, तो कोई स्विच रूट ब्रिज बनेगा। ऑलराइट, मतलब ये होगा ही उस वक्त जब हम ठीक है एक ना? एक, एक लिंक और बनाएंगे, जी जी अदरवाइज जी अगर जी सिंगल लिंक है तो ये जी जी होगा ही नहीं। ठीक है। सिंगल लिंक है तो नो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, जब सिंगल लिंक देयर मीन दैट मीन के नो लूप, और जब कोई लूप के चांसेस नहीं है तो कोई स्पैनिंग ट्री भी नहीं चलेगा। थैंक यू सर। अब दो लिंक लगाए हैं, रिक्वायरमेंट मेरी ये है कि ये दोनों लिंक सेम टाइम में एक्टिव भी रहें, स्पैनिंग ट्रीज को रोके भी नहीं। तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि इन लिंक को बंडल कर दूंगा, बंडल कर दूंगा कुछ इस तरीके से कि ये दोनों लिंक फिजिकली दो होंगे बट लॉजिकली एक बन जाएगा। तो स्पैनिंग ट्री क्या समझेगा कि ये दो लिंक नहीं है, ये एक लिंक है। अंडरस्टैंड? यस सर, लेकिन सर ये भी एसटीडी में टेक्नोलॉजी ही के include थ्रू। होता है। जी लॉजिकली जैसे आपने बताया कि लॉजिकली एक ही समझेगा रूट, लेकिन तो ये भी स्पैनिंग ट्री में ही इंक्लूड होगा। जी स्पैनिंग ट्री जब इलेक्शन होने जाएगा तो स्पैनिंग ट्री बेसिकली इनमें से किसी एक पोर्ट को शट डाउन करना चाहेगा, लेकिन जब हमने लिंक को बंडल कर दिया होगा तो स्पैनिंग ट्री एक्टिव नहीं होगा। स्पैनिंग ट्री का इंस्टांस राइट। एक्टिव नहीं होगा क्योंकि वो समझेगा कि ये एक ही लिंक है। लॉजिकली राइट। एक लिंक हो जाएगा ये, बट फिजिकली तो दो ही होंगे, बट लॉजिकली एक लिंक हो जाएगा। और जिस चीज से हम ये अचीव करेंगे उसे हम कहते हैं इथर चैनल। इथर चैनल, इथर चैनल। अब इथर चैनल एक इसका नाम है बेसिकली, जिसके थ्रू आप ये चीज़ अचीव करते हैं, और मार्केट के अंदर इसे जो है वो लिंक एग्रीगेशन भी कहा जाता है। लिंक एग्रीगेशन, लिंक एग्रीगेशन कह लें या इथर चैनल कह लें, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है लैग, लिंक एग्रीगेशन। ठीक ठीक है। तो नॉन सिस्को एनवायरनमेंट के अंदर लिंक एग्रीगेशन ही बोला जाता है। सपोज करें कि आपके पास एक स्विच इसमें से सिस्को का स्विच है और दूसरा जो है वो नॉन सिस्को स्विच है, नॉन सिस्को लाइक एचपी का स्विच है। अब एच आप सिस्को के ऊपर जब ये चीज कॉन्फ़िगर करेंगे तो आप क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, आप इथर चैनल कॉन्फ़िगर करेंगे। जब आप एचपी के ऊपर चले जाएंगे और जब आप एचपी के ऊपर ये चीज कॉन्फ़िगर करेंगे तो एचपी उसको कौन सी टर्मिनोलॉजी से जो है डिफाइन करता है, एचपी कहता है उसे ट्रंक। एचपी के नज़दीक ये टेक्नोलॉजी ट्रंक मानी जाती है। अब आप कहेंगे कि ट्रंक तो वो पोर्ट होती है जिसपे से वीलैंस का ट्रैफिक पास होता है। तो जनाब वो सिस्को के अंदर टर्मिनोलॉजी है। हम सिस्को के ऊपर इस पोर्ट को ट्रंक करेंगे, बिल्कुल ये हमारी ट्रंक पोर्ट होगी, ये नीचे वाली मेरी ट्रंक पोर्ट होगी। बट आप कहेंगे फिर एचपी क्या करेगा, तो एचपी इसको टैग और अनटैग कहता है। यहाँ पर होगी ये टैग पोर्ट, TAGGED। एचपी के नज़दीक टैग पोर्ट होती है। जो सिस्को के अंदर ट्रंक पोर्ट होती है वो एचपी के अंदर टैग पोर्ट होती है। ये बताने का मकसद बेसिकली कि आपकी नॉलेज के लिए अच्छा है। जो सिस्को के अंदर टैग ट्रंक पोर्ट होती है वो एचपी के अंदर टैग पोर्ट होती है। जो सिस्को के अंदर जिससे यूजर कनेक्ट हुआ हुआ है उसको क्या कहते हैं, वो कौन सी पोर्ट होती है जिससे यूजर कनेक्ट होता है, कौन सी पोर्ट होती है वो? एक्सेस पोर्ट, एक्सेस पोर्ट।
एक्सेस पोर्ट होती है सिस्को के अंदर। तो अगर आप सिस्को के अंदर बात करेंगे तो जिससे यूजर आपका कनेक्ट हुआ हुआ है ये एक्सेस पोर्ट होती है। और अगर एचपी के अंदर आ जाए तो यही पोर्ट एचपी कहता है अनटैग पोर्ट। एचपी के अंदर अनटैग कहते हैं, सिस्को में एक्सेस कहते हैं। और सिस्को में जिस पोर्ट को ट्रंक कहते हैं, एचपी में उस पोर्ट को टैग पोर्ट कहा जाता है। ठीक है जी। और इथर चैनल सिस्को की टर्म है, और ट्रंक अगर एचपी के अंदर बोलोगे तो इसका मतलब है कि आप इथर चैनल की बात कर रहे हैं। बट एनीवेज ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए थी ये चीज़। बट हम जो चीज़ कॉन्फ़िगर करेंगे डेफिनेटली वो सिस्को के दरमियान होगी, तो हम उसको ईथर चैनल ही कहेंगे। हम ईथर चैनल या लिंक एग्रीगेशन कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको स्लाइड से समझाता हूँ। ये जो सारी बातें मैंने असल में ये अभी बेसिकली क्या हो गया, आपका एक माइंड मेकअप हो गया कि बेसिकली हम लोग करने क्या जा रहे हैं। स्लाइड्स के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि जो ईथर चैनल है ये IEEE का स्टैंडर्ड है नहीं है, या क्या चीज़ें हैं, और किस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन का स्टार्टअप लेंगे। मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन जो है वो स्टॉप कर रहा हूँ, फिर दोबारा कनेक्ट करता हूँ स्क्रीन को। मैं काम कर रहा हूँ, बोले। ठीक है, ये शेयर हो गई स्क्रीन आपके साथ। यस सर, ओके। अच्छा, इसके अंदर भी देखें वो सारी चीज़ें जो मैं आपको अभी बता के आया हूँ। एक तो कि ईथर चैनल क्या है। ईथर चैनल इज ईथर चैनल यूज टू एग्रीगेट बैंडविड्थ। तो आप बैंडविड्थ की एग्रीगेशन करते हैं ना, तो बैंडविड्थ की एग्रीगेशन करते हैं, इसीलिए यूज़ किया जाता है ईथर चैनल। बिटवीन मल्टीपल लेयर 2 और लेयर 3 इंटरफेसेस। इससे क्या मुराद है, तो ईथर चैनल हम लेयर 2 के ऊपर भी बना सकते हैं और लेयर 3 पर भी। यानी कि 2 टाइप का ईथर चैनल बन सकता है। अगर लेयर 3 ईथर चैनल होगा तो वहां पर आईपी एड्रेस होगा। अच्छा, लेयर 3 का ईथर चैनल कहाँ पे बनता है, लाइक ये आपके पास राउटर लगा हुआ है, और राउटर से नीचे आपने अपना कोर स्विच या जो भी स्विच है वो आपने प्लेस कर दिया। अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि जो कोर स्विच से राउटर तक ट्रैफिक जा रहा है, आप एक लिंक और कनेक्ट करें, और आप कहते हैं कि इस लिंक को भी आप बंडल कर देंगे। ठीक है जी, इस लिंक को भी बंडल कर देंगे, और फिर राउटर से आगे जहाँ पर भी सर्वर या कोई ऐसी चीज़ें कनेक्ट हुई हुई हैं उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। आपने राउटर के ऊपर भी अगर बंडल करना हो तो फिर ये लेयर 3 ईथर चैनल बनेगा, और फिर इन लिंक्स के ऊपर, बंडल लिंक्स के ऊपर आईपी एड्रेस जो है वो कॉन्फ़िगर हुआ हुआ होगा। एनीवेज, तो ईथर चैनल क्या करता है, इंक्रीजेस द बैंडविड्थ and provide redundancy by aggregating individual links between multiple switches। तो डायग्राम के अंदर भी जिस तरह बताया जा रहा है कि राउटर है, राउटर को भी हम एलिमिनेट कर रहे हैं। नीचे हमारे पास जो स्विच है कोर स्विच, इससे 2 केबल निकल के आई नीचे स्विच के ऊपर लगी, और ये अगर नॉन सिस्को स्विच है तो भी काम हो सकता है आपका, 2 केबल नीचे लाके लगी। इस तरह की टोपोलॉजी जो है वो बनती है। अब यहाँ पर ईथर चैनल को बनाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स वो क्या है कि ईथर चैनल जो है वो लोड बैलेंस करता है ट्रैफिक। जितने जो लिंक्स बंडल के अंदर होते हैं उनको बंडल लिंक्स कहा जाता है, उनके दरमियान में जो है वो ट्रैफिक लोड बैलेंस होती है। और आप ईथर चैनल 8 लिंक के दरमियान बना सकते हैं। ठीक है, कितने लिंक के दरमियान, 8 लिंक है। ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास अगर रिक्वायरमेंट आती है से 50 गिग की रिक्वायरमेंट, हमारी कंपनी का क्या है कि 50 गीगाबिट पर सेकंड। ठीक है, 50 गिग की रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करूंगा कि 50 पोर्ट लूंगा एक एक गिग की। ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि रिक्वायरमेंट कितनी है कि 8 लिंक्स, टोटल 8 लिंक आप बंडल कर सकते हैं। और 8 लिंक फिजिकल
8 लिंक को आप लॉजिकली एक लिंक बना सकते हैं। तो फिर आपकी 50 गिग की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी? ऐसे पूरी होगी कि आपको स्विचेस के अंदर फाइबर लगानी पड़ेगी जो कि 10 गीगाबिट के ऊपर होगी, और एक लिंक आपका फिर 10 जी का लिंक होगा दोनों एंड के ऊपर फाइबर के थ्रू। अब तो इथरनेट के ऊपर भी बन जाता है, कॉपर पे भी। तो 10 जी का लिंक होगा, आप फिर 5 लिंक मिलाएंगे, एक केबल और लगा लें यहाँ से। आपने एक केबल और लगाई, इन पांचों लिंक को बंडल किया, और 10 गिग का एक लिंक था, 50 गिग बन जाएगा। इजी है। ठीक है जी। उसके बाद क्या कह रहा है वो, ईथर चैनल हमने देख लिया कि कॉन्फ़िगर हो सकता है एज अ लेयर 2 भी और लेयर 3 भी, दोनों मोड में सर एक कॉन्फ़िगर हो बार फिर सकता से है। बता देगा। हम्म। सर एक दफा फिर से बता दीजिएगा। अच्छा, मैंने देखें आप जी, मैंने आपसे ये कहा कि दो स्विचेज हैं, इनके दरमियान में अगर हमें बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है 50 गीगाबिट की, 50 गीगाबिट की रिक्वायरमेंट है बैंडविड्थ की, तो 50 गीगाबिट को अचीव करने के लिए क्या मैं स्विच के ऊपर स्विच टू स्विच 50 लिंक कनेक्ट करूंगा? जिस तरह ये 4-5 लिंक मैंने कनेक्ट किए, तो मैं 50 लिंक तो कनेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना? कि एक एक पोर्ट जो है वो एक एक गीगाबिट की होगी, और मैं 50 लिंक को लेके बंडल करके 50 गीगाबिट अचीव कर लूंगा। तो इसकी जो लिमिटेशन है वो आप अप टू 8 लिंक्स, 8 लिंक तक लगा सकते हैं। 8 फिजिकल लिंक लगाएंगे और उनको आप लॉजिकली एक बंडल में कॉल कर सकते हैं। तो 50 गिग किस तरह अचीव होगा? आपकी जो स्विच की पोर्ट होती है वो 10 गीगाबिट के ऊपर भी होती है, और 10 गीगाबिट के ऊपर जो स्विच का इंटरफेस होता है वो एसएफपी लगती है उसके अंदर, ठीक है, स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल एसएफपी लगती है। और एसएफपी प्लस या एसएफपी के थ्रू आप जो है फाइबर के ऊपर कनेक्टिविटी बना सकते हैं दोनों एंड के ऊपर। फिर आपका एक लिंक 1 गीगाबिट का नहीं होगा, 10 गीगाबिट का होगा। और आपको 50 चाहिए, 40 चाहिए, तो 3 लिंक, 4 लिंक, 5 लिंक 10 गीगाबिट के मिलाकर बंडल करके आप 50 गीगाबिट को अचीव कर सकते हैं। बट अब अप टू 8 लिंक्स, 8 लिंक तक जाओगे और 10 गीगाबिट का लिंक है, तो कितनी बैंडविड्थ मर्ज हो जाएगी? 80 गीगाबिट बिटवीन स्विचेस। ये बैकबोन की बात हो रही है, 80 गिग की बैंडविड्थ बिटवीन स्विचेस, 80 गीगाबिट की बैंडविड्थ मर्ज हो जाएगी। और ये कोर के ऊपर होती है नॉर्मली, जो लाइक बैंक हो गया, एचबीएल बैंक है, हबीब बैंक, उसकी ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान के अंदर हैं। तो और लेकिन डाटा सेंटर जो है वो लाइक उनका आई चंडीगढ़ रोड पे है, प्लाजा बिल्डिंग के अंदर। तो वहाँ जो डाटा सेंटर बना हुआ है, पूरे पाकिस्तान से लोग उसको एक्सेस करते हैं, डाटाबेस से एप्लीकेशन दें, लोग मोबाइल से इंटरनेट बैंकिंग चलाते हैं। तो उनके जो कोर के ऊपर बैंडविड्थ है वो काफ़ी हाई बैंडविड्थ है। तो उनके पास बड़े स्विचेस लगे हुए हैं, उसमें इंटरफेसेस ज़्यादा कैपेसिटी के हैं, और उन्होंने ट्रैफिक को मर्ज करके अपनी बैकबोन अच्छी की हुई है, तब ताकि जब यूज़र एक्सेस करे तो जो बैकबोन से डाटा ट्रैवल कर रहा है वो फास्ट ट्रैवल करे। नॉर्मली 10 गिग या 40 गिग के लिंक्स नहीं होते, थोड़े से हायर बैंडविड्थ के लिंक्स होते हैं। तो वो इस तरीके से फाइबर के ऊपर अचीव किया जा सकता है उसको। ठीक है जनाब, इससे आगे अगर चलें तो ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि ईथर चैनल के अंदर मोड्स कौन से होते हैं। हम ईथर चैनल की बात करें, दैट इज मीन सिस्को की टर्मिनोलॉजी है, ईथर चैनल कैन बी डायनामिकली कॉन्फ़िगर्ड बिटवीन द स्विचेस यूजिंग टू प्रोटोकॉल्स। दो प्रोटोकॉल्स होते हैं ईथर चैनल के अंदर, एक को कहते हैं आप पीएजीपी और एक को आप कहते हैं एलएसीपी। इनकी एब्रीविएशन आगे लिखी है। अगर आपने पीएजीपी यूज किया है इसका मतलब आपने पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल को इस्तेमाल किया। अगर एलएसीपी चला रहे हैं तो लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक डिफरेंस है जो कि मेजर डिफरेंस है। पीएजीपी आपका जो है वो सिस्को प्रोप्राइटी है, सिस्को की प्रॉपर्टी है, और जो एलएसीपी है वो नॉन सिस्को है। इसका मतलब अगर आपके पास एक स्विच सिस्को का है और एक स्विच एचपी का है, तो आप एचपी की तरफ तो पीएजीपी चला ही नहीं सकते। एचपी के पास आपको क्या चीज़ चलानी पड़ेगी? एलएसीपी, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब आपकी मर्जी है, आप सिस्को के ऊपर जो है वो क्या ऐसे नहीं, सिस्को के ऊपर भी आपको क्या करना पड़ेगा, फिर एलएसीपी चलाना पड़ेगा। अगर दूसरा स्विच सिस्को का है तो फिर आप पीएजीपी चला सकते हैं। सर इसका मतलब ये हुआ कि हम यूज क्या सिर्फ होता है? सिस्को पे एलएसीपी। दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन दूसरी जगह पे नॉन सिस्को पे हम सिर्फ एलएससीपी ही यूज कर सकते हैं।
बिल्कुल, क्योंकि देखें जो नॉन सिस्को होगा वो तो सिस्को सिस्को के जो प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल हैं, जो उनकी सिस्को की प्रॉपर्टी है, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो नॉन सिस्को जो होगा उसको तो स्टैंडर्ड को दिखेगा ना, और आईएससीपी जो है वो आई ट्रिपल ई ने डेवलप किया है, वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। सर अगर दोनों डिवाइस हो तो उसमें भी जो है वो LACP होगा फिर। हाँ, अगर आपकी मर्जी है, दोनों पे आप एलएसीपी चला सकते हैं, और अगर वो दोनों हैं ही सिस्को के तो आप पीएजीपी चला सकते हैं। अब इन दोनों के अंदर जो मोड है वो मैं आपको बता रहा था, वो क्या है कि ये जो चीज़ होती है ना मोड, ये अगर आप दोनों के एंड के ऊपर ऑन कर देंगे तो ना पीएजीपी चलेगा ना एलएसीपी चलेगा। तो नेगोशिएशन जो है वो डायनामिकली नहीं होगी, मैनुअली होगी। ये जो आपसे बात उसने कही कि ईथर चैनल कैन बी कॉन्फ़िगर्ड डायनामिकली, तो डायनामिकली जब कॉन्फ़िगर होता है तो आप जो है वो बेसिकली दोनों एंड के ऊपर कोई ना कोई प्रोटोकॉल चला देते हैं। बट आपने अगर दोनों एंड के ऊपर मोड ऑन रख दिया तो जब मोड ऑन करेंगे तो ना पीएजीपी चलेगा ना एलएसीपी चलेगा, दोनों एंड के ऊपर मैनुअल ईथर चैनल बनेगा, जो कि कोई करता नहीं है। इस्तेमाल क्या किया जाता है कि ये दो चीज़ें होती हैं, एक ऑटो, एक डिज़ायरेबल। ऑटो, डिज़ायरेबल, ये दोनों जो हैं ऑटो और डिज़ायरेबल किसके ऊपर चलते हैं? पीएजीपी के ऊपर, जो कि आपका सिस्को प्रोप्राइटी है। और जब आप एक्टिव और पैसिव यूज़ करते हैं तो ये आई ट्रिपल ई का प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड एलएसीपी। अच्छा, ये दोनों चीज़ें क्या हैं वो मैं बताता हूँ आपको भी, कि ऑटो जब आप कर दोगे तो पैसिवली लिसन फॉर पीएजीपी, यानी कि ऑटो की कमांड वहाँ चलती है जहाँ पे आप पीएजीपी चला रहे हैं। और डिज़ायरेबल कर दोगे तो एक्टिवली नेगोशिएट फॉर पीएजीपी। इसमें एक्टिव और पैसिव का जिक्र आ रहा है। अगर एक एंड के ऊपर आप पैसिव चला देंगे तो वो पैसिवली लिसन करेगा फॉर एलएसीपी कनेक्शंस, और एक्टिव कर दोगे तो एक्टिवली लिसन करेगा एलएसीपी की रिक्वेस्ट को। इसका मतलब क्या है कि जब दो स्विचेस आपस में लिंक एग्रीगेशन को स्टैब्लिश करते हैं, आपने बंडल लिंक्स लगा दिए, दोनों स्विचेस के ऊपर आपने अगर 3 बंडल लिंक्स या 2 बंडल लिंक्स लगा के उनको बंडल कर दिया। अब एक एंड के ऊपर अगर आप रखते हैं ऑटो, ठीक है जी, और दूसरे एंड के ऊपर आप रखते हैं ऑटो, दोनों स्विच के ऊपर आपको मोड सेट करना पड़ेगा। तो जब ऑटो ऑटो करोगे तो दोनों में से किसी स्विच के ऊपर भी ईथर चैनल कॉन्फ़िगर नहीं होगा, या बंडल अप नहीं होगा, डाउन रहेगा। उसकी रीजन है कि ऑटो का मतलब होता है कि वो वेट करता है सामने वाले स्विच का कि उसको रिक्वेस्ट कोई सेंड करेगा। बेसिकली ऑटो का मतलब है वो वेट कर रहा है कि सामने वाला स्विच उसे रिक्वेस्ट सेंड करेगा और वो उसके साथ अपना जो लिंक एग्रीगेशन है उसको कनेक्शन को स्टैब्लिश करेगा। तो ऑटो ऑटो का मतलब है दोनों एक दूसरे का वेट करते रहेंगे कि स्विच ए बोलेगा कि स्विच बी मुझे रिक्वेस्ट सेंड करेगा, और स्विच बी ये एज्यूम करेगा कि स्विच ए की तरफ से रिक्वेस्ट आएगी। अगर दोनों ऑटो मोड में चल रहे हैं तो आपका लिंक एग्रीगेशन स्टैब्लिश नहीं होगा। तो आपको एक एंड के ऊपर अगर आपने ऑटो रखा है तो एक एंड के ऊपर फिर आपको डिजायरेबल रखना पड़ेगा। डिजायरेबल क्या करता है? डिजायरेबल रिक्वेस्ट सेंड करता है, नेगोशिएशन जो है वो स्टार्ट करता है दूसरे स्विच के साथ में। और आपकी मर्जी है, आप अगर आप डिजायरेबल ऑटो रखते हैं तो भी नेगोशिएशन होगी, और अगर आप डिजायरेबल डिजायरेबल रखते हैं तो भी नेगोशिएशन हो जाएगी, क्योंकि दोनों स्विच स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन ऑटो ऑटो के अंदर नहीं होगी, क्योंकि दोनों स्विच वेट कर रहे होंगे, कोई क्यूरी इनिशिएट नहीं करेगा। सेम चीज आपकी एलएसीपी के अंदर भी आती है, बट एलएसीपी के अंदर जो मोड की टर्म है वो चेंज हो जाएगी, उसमें एक्टिव पैसिव आ जाता है। आप एक तरफ एक्टिव रखेंगे और एक तरफ पैसिव रखेंगे, आप पे डिपेंड करता है कि आप दोनों तरफ एक्टिव एक्टिव रख लें। बट अगर पैसिव पैसिव रखेंगे तो लिंक एग्रीगेशन नहीं बनेगा जी। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा और जो है वो डिफाइन हुआ है कि सक्सेसफुल कम्बिनेशन ऑफ ईथर चैनल वुड बी
आप इस चार्ट को फॉलो कर लीजिएगा कि दोनों एंड के ऊपर या आप ऑन कर देंगे, या दोनों एंड के ऊपर आप डिजायरेबल कर देंगे, या फिर एक तरफ आप डिजायरेबल एक तरफ ऑटो कर देंगे, या फिर आप दोनों तरफ एक्टिव एक्टिव कर देंगे, या फिर एक्टिव पैसिव कर देंगे। डिजायरेबल और एक्टिव एक्टिव सेम चीज़ें, बट ये जो है दोनों एंड के ऊपर आप सेम कर सकते हैं, और नॉर्मली डिजायरेबल ऑटो या एक्टिव पैसिव रखा जाता है। कॉन्फ़िगरेशन के लिए नीचे कमांड्स जो इसने लिखी हुई हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा। 4 लिंक्स, अगर 4 बंडल हैं, लाइक ये पोर्ट नंबर 21 और 22 है, ये वाली पोर्ट नंबर अगर 21 है, दूसरी वाली पोर्ट नंबर 22 है, और इसी तरह नीचे ये वाली पोर्ट नंबर अगर 24 है, और ये वाली पोर्ट नंबर 23 है, तो 21, 22, 23, 24 4 पोर्ट्स हो गए। तो आपने क्या करना होगा, इंटरफेस रेंज की कमांड लेनी है, और अगर ये फार इथरनेट का लिंक है तो फार इथरनेट लिखेंगे, अदरवाइज गीगाबिट का लिंक है तो गीगाबिट लिखेंगे। और हमने क्या करना है, लाइक फार इथरनेट की अगर स्विच है या गीगाबिट का है तो हमने लिखना है गीगाबिट इथरनेट, और 0/ या जो भी 21 से कहाँ तक 24 तक। तो ये इंटरफेस रेंज हम सिलेक्ट कर लेंगे, और इंटरफेस रेंज सिलेक्ट करके हमने एंटर करना है। तो आपको पता है कि हम कहाँ पर आ जाते हैं, इसकी रेंज के अंदर आ जाते हैं। तो इसको तो हम लैब में भी देखेंगे कि किस तरीके से ये बनेगा, आप करके देखेंगे। ये गाइडलाइंस हैं ईथर चैनल को बनाने के लिए या उसको ऑफ करने के लिए। ये इंटरफेसेस जो आपके होते हैं, जिसको आप पार्ट बना रहे हैं ईथर चैनल का, ठीक है जी, तो उसमें क्या है, डू नॉट हैव टू बी फिजिकली नेक्स्ट टू ईच अदर और ऑन द सेम मॉड्यूल। ठीक है जी, तो बेसिकली वो सारे के सारे जो इंटरफेसेस होते हैं वो सेम होने चाहिए, लाइक कोई भी इंटरफेस अलग नहीं हो, या एक आपका फाइबर का है और एक आपका कॉपर का है, ऐसा नहीं होनी चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। और जो आपकी पोर्ट्स हैं उसकी स्पीड, उसका डुप्लेक्स जो है वो भी सेम होना चाहिए, कि कोई ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ आपने कहा कि फास्ट इथरनेट और 100 Mbps की पोर्ट है, 100 Mbps की है, और दूसरे एंड के ऊपर 1000 Mbps की है, तो इस चैनल अप नहीं होगा। ठीक है जी, और तमाम सर एक पोर्ट्स क्वेश्चन, बंडल में इनेबल होंगी। हम्म, सर एक सवाल था तमाम पोर्ट्स बंडल में आप होंगी। जी जी, इमरान करें। सर, ये था सवाल कि ये आपने कहा कि इंटरफेस इन ईथर चैनल डू नॉट हैव टू बी फिजिकली नेक्स्ट टू ईच अदर। नेक्स्ट टू ईच अदर मींस यानी 1 2 3 ना मतलब हो, ये, इस सीक्वेंस में ना हो। हाँ बिल्कुल नहीं, सीक्वेंस में हो, बट ये कि मतलब अगर पोर्ट नंबर 1 है तो दूसरे एंड के ऊपर भी पोर्ट नंबर 1 से आपने उसको कनेक्ट किया वो, लाइक कोई मिक्स ना हो रहा हो। यानी ऐसा, हाँ, ऐसा ना हो कि 1 1 3 2 5 इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हाँ मतलब बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट आपके पास बंडल हो दोनों एंड के ऊपर। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। ठीक है जी। अच्छा, नॉन ऑफ द बंडल पोर्ट्स कैन बी ए स्पैन पोर्ट। तो स्पैन पोर्ट एक पोर्ट्स होती हैं बेसिकली, तो वो स्पैन पोर्ट की कैटेगरी में नहीं आनी चाहिए। उसके उसके बाद असाइन एन आईपी एड्रेस टू द लॉजिकल पोर्ट क्या क्या काम चैनल है? इंटरफेस, ये भी हम कर सकते हैं, बट ये लेयर 3 बनाएगा, इसको अभी हम देख ही नहीं रहे। अगर हम इफ यूजिंग अ लेयर 3 ईथर चैनल, जो कि हम नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल बनाएंगे लेयर 2। ठीक है, उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो जितनी भी बंडल पोर्ट्स होंगी वो सारी की सारी सेम वीलैन के अंदर होनी चाहिए, और वो अगर हम ट्रंक कर रहे हैं तो वो तमाम पोर्ट ट्रंक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एक के से हम एक को ट्रंक कर दें, एक को ट्रंक ना करें। अगर हम उनको ट्रंक करते हैं, इफ़ दे आर ट्रंक, तो वो जो पोर्ट्स हैं वो कैरी करनी चाहिए सेम वीलैन को। ठीक है, और उन पे जो ट्रंकिंग का मोड है वो सेम यूज होगा, लाइक .1 एनकैप्सुलेशन का। ये सारी की सारी जो है वो गाइडलाइंस लिखी हैं इसके अंदर, और लोड बैलेंसिंग बस फिनिश। तो मैं अब ज़रा क्विकली एक अगर इसको कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। सर इसमें जैसे लिखा था सेम ट्रंकिंग मोड, तो ट्रंकिंग मोड में जो है वो क्लासिफिकेशन भी होती है। कहाँ पे?
ये लिखा हुआ है इसमें थर्ड पॉइंट पे कि यूज द सेम ट्रंकिंग मोड। जी जी। तो ये वो स्टैटिक ट्रंकिंग मोड वाली हाँ तो देखें, की बात कर ट्रंकिंग रहा है। मोड मैंने बताया था ना, दो टाइप के होते हैं। हाँ, डायनामिक और स्टैटिक होता है। हाँ एक मिनट, मैंने ना असल में बताया था कि मैं वो इंक ले रहा हूँ। ठीक है, वो आपसे कह रहा है कि अगर आप ट्रंक कर रहे हैं तो वो सारे के सारे दे मस्ट ऑल कैरी द सेम VLAN, यानी कि सेम VLAN की इंफॉर्मेशन जाए, और यूज सेम ट्रंकिंग मोड। इसका मतलब है कि ट्रंकिंग के दो टाइप के मोड होते हैं। एक मैंने आपसे कहा था कि ISL होता है, इंटर स्विच लिंक, जो कि सिस्को का प्रोप्राइटी है, और एक होता है 802.1Q, जो कि IEEE का ओपन स्टैंडर्ड है। अगर मैं किसी पोर्ट पे ट्रंक करवा रहा हूँ ISL को, और ये किसी पोर्ट पे ट्रंक करवा रहा हूँ IEEE के .1Q को, तो वो मिसमैच हो जाएगा। तो ये चीज़ वो आपसे कह रहा है। ठीक है, क्लियर है, तो फिर हम थोड़ा सा लैब पे चलते हैं। सर एक सवाल ये था कि क्या हम बैक वक्त पैकेट ट्रेसर 8 और 7 रख सकते हैं एक सिस्टम में, और अगर पैकेट ट्रेसर 8 में हमने कोई फाइल बनाई है तो वो 7 में तो यकीनन नहीं खुलेगी, तो क्या कोई डाउनग्रेड का ऑप्शन होता है इसमें? नहीं, इस पे इतना ज़्यादा वो नहीं है कि ये जो सिमुलेटर है, आप लेटेस्ट वाला रखें। ये मोस्ट लेटेस्ट है। ठीक है, ये देख लें, ये 8.8800212, ये मोस्ट लेटेस्ट है वो जो मैंने उठाया नेटअप लास्ट टाइम ये इशू आया था सर कि वो फाइल मैंने जो बनाई थी 7.3.1 में, तो वो बहुत से लोगों के पास खुल नहीं रही थी। आपने भी कहा था कि मेरे पास खुल नहीं रही है, तो हाँ, मैंने वो नहीं कहा खुलेगी वर्जन तो मिसमैच नहीं, की वजह अगर से। अगर 7.3 में मैंने फाइल बनाई है तो वो 8 में नहीं खुलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, वो अगर खुल भी सकती है और नहीं भी खुल सकती है। अगर वर्जन मिसमैच कर रहा होगा तो सिस्को ने कहीं पे डिफाइन नहीं किया कि हम कहीं पर ये पाथ चेक कर सकते हैं कि कोई फाइल अगर 7.3 के अंदर है तो वो 8 में खुलेगी या नहीं। अच्छा सर, यहाँ ये पे हमें खुद मल्टी चेक लेयर करना स्विच पड़ेगा। आपने क्यों नहीं है? जी। मल्टी लेयर स्विच ही क्यों नहीं है आपने यहाँ पे? वैसे ही ले लिए, अब कोई और भी ले सकते हैं, दूसरे वाले ले लो, वो भी ले सकते हैं, लेयर 2 ये स्विच भी ले सकते हैं, नॉर्मल स्विच, कोई भी ले सकते हो स्विच आप। मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन तो नहीं था ना इसका? नहीं 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 नहीं, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं। ठीक है, तो आप देखो कि एक एक लिंक तो फौरन से अप हो गया। ठीक है, एक लिंक अप हुआ, और अगर मैं इसके CLI के अंदर जाऊं, CLI साफ नजर आ रहा है? जी सर। यस ठीक है, सर। इसके CLI में मैं जाके ना, क्या कह रहे हैं, मैं एक कमांड चला रहा हूँ, शो स्पैनिंग ट्री। ठीक है, तो अब बेसिकली स्पैनिंग ट्री का कोई इंस्टांस जो है ना, वो देखें VLAN 1 के ऊपर ही काम कर रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है, स्पैनिंग ट्री का कोई लूप नहीं दिख रहा है इसके अंदर कहीं पर भी उसको। और इंटरफेसेस कोई एक ही कनेक्ट हुए हैं उसके साथ, कोई इंटरफेसेस है ही नहीं उसके पास। लेकिन मैं अब इसके पास एक लिंक और लगाने जा रहा हूँ, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है, पोर्ट नंबर 2 से पोर्ट नंबर 2 पर। तो अब आप देखें कि इसके अंदर इलेक्शन परफॉर्म होना शुरू हो जाएगा स्पैनिंग ट्री के नज़दीक। अब ये थोड़ा टाइम वेट करवाएगा हमें, और जो दोनों पोर्ट्स ऑरेंज हुई हुई हैं, अब स्विचेस के दरमियान इलेक्शन होगा, और जो स्विच का मैक एड्रेस छोटा होगा वो रूट ब्रिज बन जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटी डिफॉल्ट होगी दोनों की इस वक्त। और जो रूट बनेगा उसकी तमाम पोर्ट्स जो हैं वो फॉरवर्डिंग के अंदर होंगी, ग्रीन हो जाएंगी। जो नॉन रूट ब्रिज होगा उसके ऊपर एक पोर्ट रूट पोर्ट बनेगी जो कि ग्रीन होगी, बाकी पोर्ट ऑल्टरनेट के अंदर आके ब्लॉकिंग स्टेट में चली जाएगी। तो ये देख सकते हैं कि ये जो स्विच है ये क्या बन गया, रूट ब्रिज। अगर इसके ऊपर जाकर मैं स्पैनिंग ट्री चलाऊं, और सॉरी, हाँ, कमांड स्पैनिंग ट्री चलाऊं, शो स्पैनिंग ट्री, तो आप देखोगे ये बन गया रूट ब्रिज, दिस ब्रिज इज द रूट।
दिस ब्रिज इज द रूट, और दोनों जगह मैक सेम आ रहा है। ये मैंने आपसे कहा था, ये वो जगह होती है रूट आईडी, रूट ब्रिज की इंफॉर्मेशन, क्योंकि इस स्विच का मैक एड्रेस क्या है, ये वाला, और नीचे क्या होती है, ब्रिज आईडी होती है आपके नॉन रूट ब्रिज की इंफॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पे दोनों का मैक एड्रेस सेम है। उसकी रीज़न है कि यही स्विच रूट ब्रिज है, इसीलिए जो इसकी ब्रिज आईडी है वहाँ पर भी सेम इंफॉर्मेशन है और रूट आईडी में भी सेम इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये स्विच रूट ब्रिज है। लेकिन अगर आप और देखें, इसकी दोनों पोर्ट्स FA0/1 और 2 क्या बनी हुई हैं, डेजिग्नेटेड रोल डेजिग्नेटेड है और स्टेट फॉरवर्डिंग है। कॉस्ट आपको पता है कि 100 Mbps के लिंक की कॉस्ट 19 होती है, 19। इसके अलावा इस स्विच के ऊपर आके अगर मैं स्पैनिंग ट्री चलाऊं तो आप देखो कि ये इसकी रूट आईडी है और यहाँ वही मैक एड्रेस आ रहा होगा जो रूट ब्रिज का मैक एड्रेस था। ये मैक एड्रेस रूट ब्रिज का है। ये बता रहा है आपको कि रूट आईडी ये है, और ये जो पोर्ट है पोर्ट 1, ये बता रहा है आपको कि ये वो पोर्ट है रूट पोर्ट जो कि रूट ब्रिज से कनेक्ट हुई हुई है। और ब्रिज आईडी के अंदर इस स्विच की अपनी इंफॉर्मेशन आ रही है जो कि नॉन रूट ब्रिज स्विच का मैक एड्रेस है। और अगर आप इंटरफेस पे देखो तो पोर्ट नंबर 1 आपकी रूट पोर्ट है जिसका स्टेट फॉरवर्डिंग है, और पोर्ट नंबर 2 उसका रोल ऑल्टरनेट है और स्टेट ब्लॉकिंग है, जिसे आप नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट भी कह सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है असल में हमारे पास अभी इस वक्त कि लिंक जो है वो डाउन हो गया, बट हमें ये लिंक अप करना है। स्पैनिंग ट्री खुद ही अप्लाई कर देता है। हाँ, स्पैनिंग ट्री स्टार्ट होते ही खुद ही अप्लाई कर देता है, लेकिन इसके अंदर कुछ लिमिटेशन हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इसमें मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती थी, लाइक थोड़ी सी फास्ट कन्वर्ज होने के लिए, कन्वर्जन फास्ट हो। तो अब हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, अब अपनी कॉन्फ़िगरेशन को अप्लाई करेंगे ईथर चैनल के लिए, ताकि ये जो लिंक डाउन हुआ है ये भी अप हो जाए। स्पैनिंग ट्री इन दोनों लिंक को अलग अलग ना समझे, क्योंकि इसमें लूप था इसीलिए ये लिंक डाउन हुआ है। अब हम दोनों स्विचेस को जरा सामने रख के खोलते हैं, नाम चेंज कर लेते हैं कि ये स्विच 1 कर देते हैं, स्विच 1। सर अजान हो रही है, अजान का अजान हो रही है तो वेट कर लेते हैं, बिल्कुल। अच्छा, दोनों स्विच की टोपोलॉजी जो है वो आप लोगों को आपके सामने थी। मैंने सेम बेसिकली स्विच 1 जो कि लेफ्ट हैंड के ऊपर है और स्विच 2 राइट हैंड के ऊपर है, और टोपोलॉजी दोनों की आपके सामने पीछे है जो कि पैकेट ट्रेकर पर। मैं यहाँ पे सिंपली भी क्या करता हूँ, स्विच 1 के ऊपर इंटरफेसेस मैंने कौन से सिलेक्ट किए थे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाता हूँ और इंटरफेस की कमांड है वही, ठीक है। इंटरफेस के आगे अब मुझे इंटरफेस टाइप करना है तो मैं ये नहीं कर रहा, मैं इंटरफेस रेंज ले रहा हूँ। और मुझे क्योंकि मुझे दोनों स्विच की पोर्ट सेलेक्ट करनी है, तो FA0/1 और 2। तो इस तरीके से मैंने दोनों पोर्ट्स को सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा कि स्विच की जो पोर्ट है उसका जो मोड है वो ट्रंक बनाऊंगा। अगर ट्रंक नहीं बनता, रिजेक्ट हो गई ना, क्योंकि हमें एनकैप्सुलेशन का मोड बताना है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे कि स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन, तो आप कौन सी यूज करेंगे, .1Q की, ठीक है। उसके बाद फिर आप स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर दें, ठीक है जी। तो दूसरे एंड के ऊपर भी देखें कुछ स्पैनिंग ट्री ने छेड़खानी की है वहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रंक कर लिया एक एंड के ऊपर, दूसरे एंड के ऊपर अभी हमने करना है। तो इस तरीके से सेम दूसरे एंड के ऊपर भी जाते हैं और यही काम करते हैं दोनों पोर्ट्स पर, कॉन्फ़िगर टर्मिनल और इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1-2, यानी कि 1 और 2 पोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले एनकैप्सुलेशन लगानी पड़ेगी, तो स्विच पोर्ट, और आप एनकैप्सुलेशन लगाएंगे लाजमी, स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन और .1Q वाली। उसके बाद स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, दोनों एंड के ऊपर ये वाला काम सेम कर दिया। अब एहतियात के तौर पे आप जो है इसकी स्पीड, हमें पता है कि इसकी स्पीड कितनी है,
1000 सॉरी 100 Mbps है, तो आप फिर भी फोर्सफुली इसको कर दें 100। और इसका जो डुप्लेक्स है वो आप ऑटो पे कर सकते हैं। डुप्लेक्स ठीक है, फुल हाफ या ऑटो, तो हम डुप्लेक्स ऑटो कर देंगे। इस एंड के ऊपर भी आप स्पीड को 100 कर दें। अगर ये गीगाबिट का लिंक होता तो स्पीड 1000 हो जाती। डुप्लेक्स ऑटो दोनों एंड के ऊपर सेम। यहाँ से बाहर निकलते हैं इंटरफेस रेंज से, यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो अब बेसिकली हमें जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो किस चीज़ की होगी? ईथर चैनल की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो उसके लिए चैनल डैश ग्रुप। सर फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ सकता है? 1 मिनट, मैं यही चीज़ पूछ रहा था पहले कि ये आपने रोका रोका हुआ है या हमारे पास से स्क्रीन गायब हो गई है? जी जी, नहीं नहीं, वो उस पे था। अच्छा ये हो गया, बढ़ गया, एक्टिव हो गया फ़ॉन्ट सिस्टम, मुझे लगा है। ठीक है, लेकिन अब तो अब बेहतर है थोड़ा सा। अब एक स्विच पे देख लेते हैं चैनल ग्रुप की कम। ठीक है जी, इंटरफेस रेंज FA0/1 और 2, और फिर चैनल ग्रुप। ठीक है, चैनल ग्रुप ही आ गया। अच्छा, इंटरफेस रेंज के अंदर जाके आप लोगों ने बेसिकली कमांड जो है वो टाइप करनी है। किसके में जाके? इंटरफेस रेंज में जाके। इंटरफेस रेंज और चैनल ग्रुप, ये वही कमांड है जो उस पर लिखी हुई है। चैनल ग्रुप के आगे हमें कोई ग्रुप नंबर देना है, लाइक चैनल ग्रुप 10 दे दें आप। चैनल ग्रुप 10 के बाद जो कमांड आएगी वो मोड की आएगी। अब देखें मोड के अंदर ये वो सारी चीज़ें आ गई जो मैंने कॉपी करके पेस्ट की हुई थी वहाँ पर, कि जिसके अंदर आपको बताया जा रहा था एक्टिव। अगर आप एक्टिव करेंगे तो LACP जो है वो एक्टिव होगा, और अगर ऑटो करोगे तो PAGP होगा, डिजायरेबल करेंगे तो भी PAGP होगा, ऑन करोगे तो बेसिकली इनेबल हो जाएगा मैनुअली, और पैसिव करोगे तो आपका जो है वो LACP एक्टिव होगा। तो हमें एक तरफ स्विच पे मोड हम कर देते हैं एक्टिव, आप चाहें तो ऑटो और डिजायरेबल कर सकते हैं। वो करेंगे तो फिर PAGP हिट होगा। ठीक है, तो चैनल ग्रुप 10 बनाया, और चैनल ग्रुप 10 बनाया, मोड एक्टिव रखा। अब दूसरे स्विच के ऊपर ये आपकी मर्जी है कि आप चैनल ग्रुप का नंबर कोई और देना चाहें। आपने यहाँ 10 दिया, आप वहाँ 20 कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चैनल ग्रुप का नंबर सेम होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, दूसरी, जब आप चैनल ग्रुप बनाएंगे 10, तो ये एक वर्चुअली पोर्ट चैनल क्रिएट करता है आपके लिए, जिसके अंदर ये लॉजिकल बंडल बनाता है उन पोर्ट्स का, और स्पैनिंग ट्री के नज़दीक पोर्ट चैनल शो होता है इंस्टीड ऑफ फिजिकल पोर्ट्स। तो ये जो पोर्ट चैनल क्रिएट हुआ है, पोर्ट चैनल 10, ये स्पैनिंग ट्री को शो होगा कि ये सारी की सारी जो पोर्ट्स हैं आपकी, वो बेसिकली पोर्ट चैनल है, और ये लॉजिकल लिंक बन जाता है एक वर्चुअल पोर्ट चैनल।
सर ये बिल्कुल इसी तरह होगा जैसे वहाँ एक वर्चुअल पोर्ट बन जाती है आईपी देने के लिए, लेयर 3 में जैसे हम करते हैं राउटिंग। विजुअल पोर्ट, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पर भी हम किस में जाएंगे, इंटरफेस की रेंज के अंदर, और क्या कमांड चलेगी, चैनल। सर ये एक बार रिपीट कर दें। अच्छा मैं कर रहा हूँ कोई, आपने देखें मैंने अभी इस स्विच पे काम कर लिया है, ये वाले स्विच पे जिसकी पोर्ट अभी तक डाउन है। दूसरे स्विच पे काम करने में लगा हूँ अभी इस स्विच के ऊपर, और इस स्विच के ऊपर भी आपने उसी तरह से इंटरफेस रेंज पे जाना है। दोनों इंटरफेसेस सिलेक्ट जब मैंने कर लिए, तो उस इंटरफेस के अंदर जाके आपने क्या करना है, एक चैनल ग्रुप बनाना है, चैनल डैश ग्रुप की कमांड से। और मैंने आपसे कहा था कि नंबर आप कोई भी रख सकते हैं, 10 20। मैंने दूसरे एंड के ऊपर 10 रखा है, आप यहाँ पे 20 रख सकते हैं, आप यहाँ पे 10 भी रख सकते हैं, तो मैं 10 रख रहा हूँ। सेम क्यों रखते हैं कि जब आप समटाइम ट्रबल शूटिंग कर रहे होते हैं और अगर आपके पास मल्टीपल चैनल ग्रुप बने हुए हैं, लाइक आपने 3 4 ईथर चैनल बनाए हुए हैं अपने पास डिफरेंट स्विचेस के साथ में, तो आपको वहां पे ट्रबल शूट करने में ईजी रहता है कि ठीक है, चैनल ग्रुप 10 जो है वो 10 सेम स्विच के ऊपर जा रहा है। और मोड आप मैंने उस तरफ एक्टिव किया है, यहाँ पैसिव कर लो, एक्टिव भी कर सकते हैं, लेकिन पैसिव वहां पर किया था, यहाँ पर पैसिव कर रहा हूँ, वहां पे एक्टिव किया था। यहाँ पर मैं एक्टिव भी कर सकता हूँ, पैसिव भी कर सकता हूँ दोनों, लेकिन दोनों एंड के ऊपर पैसिव पैसिव नहीं होगा। सर ये तो सिस्को नॉन सिस्को स्विच के लिए थी कमांड। जी जी, मैं वही कर रहा हूँ, मतलब नॉन सिस्को चला रहा हूँ मैं, LACP चला रहा हूँ। आप PAGP चला सकते हैं, बट जो चीज़ बेसिकली इंडस्ट्री में यूज हो रही है मैं उसे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। आप PAGP चलाओगे तो आप ऑटो और डिजायरेबल कर सकते हो, ठीक है। ये चलाया, यहाँ पर भी एक वर्चुअल पोर्ट चैनल क्रिएट हो गया। अब देखें स्विच की दोबारा से पोर्ट्स जो है वो डाउन हुई हैं, थोड़ा सा अब यहाँ पे वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अगर ये चैनल, ये चारों की चारों पोर्ट्स ग्रीन नहीं होती, अप नहीं होती, इसका मतलब है कि जो आपका इथर चैनल है वो बना नहीं या अप नहीं हुआ या किसी वजह से डाउन है। दोबारा से सारी पोर्ट रेड हो गई हैं, इसका मतलब है इलेक्शन हो रहा है। मीनवाइल मैं एक कमांड चलाता हूँ, शो इथर चैनल समरी की कमांड, ठीक है। इस स्विच के ऊपर आप कमांड चलाएं, शो ईथर चैनल समरी। तो यहाँ देखो, आई थिंक बन गया है ये, अप हो गया है। अच्छा, आप देखो कि ग्रुप कौन सा है, 10 जो मैंने लिया है, और पोर्ट चैनल कौन सा है, पोर्ट चैनल 10 है। और एस का मतलब होता है कि ये लेयर 2 का है यहाँ पे, और यू का मतलब है इन यूज है। एस का मतलब है कि लेयर 2, यू का मतलब है इन यूज है। प्रोटोकॉल कौन सा यूज किया है मैंने, LACP का प्रोटोकॉल यूज किया है। और पोर्ट्स जो बंडल हुई हुई हैं वो एक FA0/1 है और एक FA0/2 है। और पोर्ट के पास अगर P लिखा हुआ है तो P का मतलब क्या है कि इन पोर्ट चैनल, कि ये पोर्ट जो है वो पोर्ट चैनल के अंदर बंडल हुई हुई है। आप दूसरे स्विच पे देखते हैं तो ये देखो कि चारों पोर्ट ग्रीन हो चुकी हैं इसकी, ठीक है। इसी तरीके से मैं 2 केबल, 4 केबल, अप टू 8 केबल्स, 8 केबल्स तक मैं लगा सकता हूँ, और वो क्या बनेगा, आपका लॉजिकल पोर्ट चैनल बनेगा। अब स्पैनिंग ट्री ने बंद नहीं किया इसे, शो ईथर चैनल समरी, ठीक है, सेम यहाँ पे आ जाएगी। अगर इसके अंदर आप देखो शो इंटरफेसेस स्टेटस, तो इसमें एक वो दिखाना चाहिए पोर्ट चैनल का इंटरफेस, ठीक है, ये दिखा रहा, ये PO10 बना हुआ है और कनेक्टेड है, VLAN 1 में है, डुप्लेक्स, और इस पे इसका ऑटो है, ठीक है जी। और ये वो 2 पोर्ट्स हैं जो इसके साथ बंडल किए हैं हमने, FA0/1 और 2 नीचे वाली, वो कनेक्टेड है। सर अगर एक आप, सवाल है। जी जी, सर ये जो हम पोर्ट्स के नाम रखते हैं, जैसे वीलैन में हमेशा हम न्यूमेरिक नेम रखते हैं, तो ये पोर्ट का जो चैनल का नाम है ये भी हमेशा न्यूमेरिक नेम होगा? पोर्ट चैनल का नाम
ये मतलब जो हमने अभी ये चैनल क्रिएट की है, उस चैनल का जो नाम आपने रखा है वो न्यूमेरिक नेम रखा है, चैनल का नाम 10 रखा था ना आपने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये ग्रुप का नंबर है ना, तो ये तो बिल्कुल ये न्यूमेरिक में ही होगा ना, इसको अल्फाबेटिक में थोड़ी डिफाइन कर सकता हूँ मैं। ग्रुप का नंबर रखना है, और ये 1 से लेके 48 तक हो सकता है, ठीक है सर, 1 से 48 तक। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो दोनों एंड के ऊपर जो है वो अप्लाई हो गया। दूसरी चीज, आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाओ या यहाँ से बाहर आओ, आप देखो शो इंटरफेस स्टेटस, और आगे कुछ नहीं आ रहा, तो शो इंटरफेस। ठीक है, शो इंटरफेस मुझे देखना है पोर्ट चैनल का, लॉजिकल इंटरफेस का, तो शो इंटरफेस पोर्ट चैनल और पोर्ट चैनल का नंबर, तो देखें 1 से 48 तक आ रहा है, मुझे 10 का देखना है क्योंकि मैंने 10 बनाया है। इंटर करो, तो ये लॉजिकल इंटरफेस दिखा रहा है। ठीक है जी, पोर्ट चैनल 10 इज अप, लाइन प्रोटोकॉल इज अप। हार्डवेयर क्या है इसका? फिजिकल नहीं है, हार्डवेयर इज ईथर चैनल। और पोर्ट्स कौन कौन सी है? मेंबर्स, मेंबर पोर्ट ये आ गए यहाँ पे, ये मेंबर पोर्ट है इसके अंदर। अब अगर आपको इस इंटरफेस के ऊपर कोई चेंजेस करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसको करने से क्या होगा कि अगर मैं इंटरफेस, अब मैं एफ पे नहीं जा रहा, अब मैं किस पे जा रहा हूँ? पोर्ट चैनल 10 पर। मैं यहाँ पर जो कमांड चलाऊंगा वो दोनों इंटरफेस के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, FA0/1 के ऊपर भी और 2 के ऊपर भी। क्यों अप्लाई हो जाएगी? क्योंकि वो दोनों पोर्ट्स इस लॉजिकल इंटरफेस का मेंबर हैं। ठीक है जी, दोनों इंटरफेसेस इसका मेंबर हैं। स्पीड इसकी ऑटो कर देते हैं, जो कि आई थिंक ऑटो हुई भी थी, पहले से ऑटो हुई हुई है। दूसरे स्विच पे ठीक है, अगर इस U की जगह पे S का मतलब तो देखें वो है कि लेयर 2 है, और हमने बनाया ही लेयर 2 है, और R लिखा होगा तो लेयर 3 होगा। बट अगर U की जगह पे D लिखा होगा तो इसका मतलब है डाउन है रहा है, और अगर S लिखा होगा तो सस्पेंडेड है, लेकिन छोटा S होगा, इसका मतलब है सस्पेंडेड है। तो कोई ना कोई पोर्ट्स किसी वजह से अगर डाउन हो जाती हैं तो इसे चैनल जो है वो सस्पेंड हो जाता है। अब इसके बाद क्या होगा? अब आपके पास ये दोनों लिंक एक्टिव हुए में सेम टाइम, तो जो ट्रैफिक होगा वो इनके दरमियान में लोड बैलेंस भी हो रहा होगा, और रिडंडेंसी भी आपको मिल रही है कि अगर एक लिंक डाउन होगा तो ट्रैफिक दूसरे वाले पे शिफ्ट हो जाएगी। एक इसमें एडवांस चीज की तरह, इंटरफेस पोर्ट चैनल 10, हाँ पोर्ट चैनल लोड बैलेंस। ठीक है, पोर्ट चैनल लोड बैलेंस के मतलब कि अगर दो कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्ट हुए हुए हैं तो वो किस तरीके से, किस एल्गोरिथम पे काम करे, लोड बैलेंसिंग किस तरह से करे। दोनों लिंक को सेम टाइम तो यूज करेगा, बट कैसे करेगा? ठीक है, डेस्टिनेशन बेस आईपी मैक के, आईपी के ऊपर, डेस्टिनेशन के मैक के ऊपर, या सोर्स के आईपी के ऊपर, या सोर्स के मैक के ऊपर। तो ये बेसिकली इसका काम करने का तरीकेकार है लोड बैलेंसिंग करने का। बाय डिफॉल्ट जो है वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यूज होता है, डेस्टिनेशन का मैक यूज होता है। इस चीज को जरा वहां समझ लेते हैं। तो हमने अभी तक जो चीज देखी उसमें दो स्विचेस कनेक्ट किए, और जिसमें एक स्विच 1 था, और दूसरे एंड के ऊपर हमने दूसरा स्विच कनेक्ट किया, उनके दरमियान में दो लिंक्स लगाए, और इन दोनों लिंक्स को बंडल करके ईथर चैनल को ऑफ किया। तो अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एक एंड के ऊपर ये कंप्यूटर मौजूद है और दूसरे एंड के ऊपर दूसरा कंप्यूटर मौजूद है, तो जब ये कंप्यूटर या डिवाइसेस या सर्वर जो भी चीज़ होगी
वो आपस के अंदर कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे तो लोड बैलेंसिंग कैसे होगी इसके ऊपर से कि लाइक अगर हमने इसके ऊपर सोर्स और डेस्टिनेशन मैक के बेसिस के ऊपर लोड बैलेंसिंग करवा रहे हैं तो इस कंप्यूटर के जो मैक एड्रेसेस होंगे लाइक अगर ये रिक्वेस्ट भेजता है, आपको पता है कि स्विच के पास मैक टेबल बनता है, तो अगर ये रिक्वेस्ट भेजेगा पहले इसके ऊपर तो इसका अगर मैक ट्रिपल ए इसका मैक है, डेस्टिनेशन का मैक ट्रिपल ए है, तो 1 गीगाबिट का ये वाला जो लिंक है नीचे वाला, ठीक है, तो 1 गिग का लिंक रिजर्व हो जाएगा थोड़ी देर के लिए ट्रिपल ए मैक के लिए, कि ट्रिपल ए मैक के ऊपर जाने वाली जो भी रिक्वेस्ट होगी वो यहाँ से जारी होगी नीचे से। और अगर इस लिंक के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो आधी रिक्वेस्ट ऊपर से भेजना शुरू कर देगा। मीनवाइल इस मशीन का मैक एड्रेस अगर ट्रिपल बी है तो आपकी इस मशीन से आने वाली रिक्वेस्ट के लिए ये वाला जो लिंक है वो ट्रिपल बी के लिए थोड़ी देर के लिए रिजर्व हो जाएगा, इसकी रिक्वेस्ट यहाँ से जारी होगी। इस तरह से इन दोनों को 1 GB की स्पीड अचीव हो रही होगी। जब कोई तीसरा कंप्यूटर बीच के अंदर आएगा तो फिर क्या होगा, स्पीड डिवाइड होगी। अगर जब तीसरा कंप्यूटर रिक्वेस्ट करेगा तो फिर स्पीड डिवाइड हो जाएगी। फिर 2 को आप जो है वो डिवाइड कर दें 3 से, फिर 2 लिंक 3 में डिवाइड हो जाएंगे। इस तरीके से ये बेसिकली ट्रैफिक को लोड बैलेंस कर रहा होता है ईथर चैनल। आई होप ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। बेसिकली ये स्पैनिंग ट्री के फौरन बाद आता है। सर रीजन ये है कि स्पैनिंग ट्री लिंक्स को बंद करता है। जी बोले। सर पोर्ट चैनल अगर एक ही होगा सर तो मतलब कमांड करेंगे तो दोनों स्विचेस के इंटरफेस पे जाएगी फिर वो कमांड। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। जिस स्विच के ऊपर आप कमांड चलाएंगे सिर्फ उसके फिजिकल इंटरफेस पे अप्लाई होगी बस। सर पोर्ट चैनल तो अगर मतलब वो एक ही होगा ना फिर तो आप बोलने के उस पे पोर्ट चैनल से पोर्ट चैनल इस स्विच का अपना होगा और इस स्विच का अपना होगा। दोनों स्विचेस के ऊपर अपने अपने पोर्ट चैनल बने हुए होंगे। इस स्विच के ऊपर अगर आप कोई कमांड चलाते हैं लाइक इंटरफेस पोर्ट चैनल 10 के ऊपर अगर जो हमने बनाया था अभी, तो जो चीज़ अप्लाई करोगे वो इस 2 लिंक पे अप्लाई हो जाएगी, एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर। अरे सर लोड बैलेंसिंग जो है वो पीरियोडिक बेस पे भी की जा सकती है। लेट सपोज कि अगर पोर्ट 1 का जब 80% उस पर लोड आ जाए तो कुछ शिफ्ट कर जाए पोर्ट बी पे। लेकिन जो ऑप्शन अवेलेबल हैं वो ये पॉसिबल ऑप्शन अवेलेबल हैं अभी इस वक्त कि जो लोड बैलेंस करेगा डेस्टिनेशन आईपी की बेस पे करेगा या डेस्टिनेशन मैक की बेस पे करेगा। ये बेसिकली इसका ना अलगोरिथम है कि वो काम किस तरीके से करता है। तो बाय डिफॉल्ट डेस्टिनेशन मैक जो है वो सिलेक्ट हुआ होता है और फिर जब आप इसके फिजिकल स्विचेस देखेंगे जो उसके अंदर हो सकता है कि कुछ ऑप्शन चेंज मिले, बट यही ऑप्शन होंगे नॉर्मली इसमें भी। ठीक है सर, थैंक यू। तो ठीक है फिर इंशाल्लाह इसको फिनिश करते हैं क्लास को। मैं अभी ये स्लाइड शेयर करता हूँ आपको और अभी आप लोगों ने क्या करना होगा, मैं आपको हो सकता है कि एक एक्टिविटी सेंड करूंगा जो आपसे ये कॉन्फ़िगरेशन करवाएगी, वही वाली एक्टिविटी जिसके अंदर मार्क्स सर काउंट मेरा एक होंगे। सवाल है सर। हम्म। सर आपने ये अभी बंडल बनाया है ना, अगर सर हम एक स्विच साइड पे अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन करे चैनल 10 पे, तो सर ये दोनों पोर्ट पे एक दफा में ही कॉन्फ़िगर हो जाएगा या हमें दोनों पोर्ट के लिए अलग अलग करना पड़ेगा वो कॉन्फ़िगरेशन? नहीं, दोनों स्विच पे अलग अलग करेंगे ना। नहीं नहीं, मैं एक स्विच की बात कर रहा हूँ सर। मतलब हम्म। दो पोर्ट वायर हमने कनेक्ट किए ना, 2 पोर्ट से उसका बंडल बनाया। अगर हम उस पे स्विच 1 पे अगर हम कोई कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते तो हम एक दफा अगर हम कोई कॉन्फ़िगरेशन करें वो दोनों पोर्ट्स पे हो जाएंगी? जी दोनों पे हो जाएंगी वो, अगर हमने उसको बंडल में डाल दिया है तो। अच्छा, अब फिर दोनों पे अप्लाई हो जाएगी। दोनों पे अप्लाई होगी। फिर हमें क्या नहीं करना, फिजिकल इंटरफेस के ऊपर जाके कोई कॉन्फ़िग चेंज नहीं करनी, हमें लॉजिकल इंटरफेस पे जाके करनी है। ठीक है, तो अच्छा जो सही। लॉजिकल इंटरफेस होगा ना, इंटरफेस पोर्ट चैनल 10, पोर्ट चैनल यहाँ पे चेंजिंग करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ यहाँ पे से चेंजिंग। हाँ यहाँ पे चेंजिंग करेंगे, कुछ भी चेंजिंग कर लो। चेक करने के लिए देखते हैं ओके। अगर वो अप्लाई होती है। डिस्क्रिप्शन लाइक अगर ये अप्लाई करते हैं तो इसको अप्लाई होना चाहिए था बाकी इंटरफेस के ऊपर भी। नहीं तो ये हमने बेसिकली किस पे अप्लाई कर दी, पूरे फिजिकल इंटरफेस पे अप्लाई कर दिया। अच्छा
ठीक है, यहाँ ये रिफ्लेक्ट नहीं किया, बट ये अप्लाई हो गई है डिस्क्रिप्शन, और ये आई थिंक सॉफ्ट वैल्यू थी इसलिए यहाँ पर आई भी नहीं है। तो कोई ऐसी चीज़ होगी तो वो खुद यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ओके सर। सर आपने आपने जैसे बेसिकली कहा इसके कि ऊपर चेंजिंग करनी होगी। सही, आपने जैसे कहा कि सर पोर्ट चैनल जो है वो 8 से 48 तक होते हैं, तो आपने उसके बीच में एक पोर्ट चैनल 10 आपने सेलेक्ट की थी। सही है, सही है। वो सर पोर्ट चैनल नंबर है, वो जरूरी नहीं है दोनों एंड पे सेम हो। कि ये जो स्टूडेंट का ग्रुप है उस पर काइंडली मुझे ऐड, उनको बोलते हैं काइंडली हमें ऐड करवा दे, 2-4 बच्चे और भी हैं जो ऐड नहीं है। बिल्कुल सर, मेरे साथ भी यही हुआ था सर पिछली दफ़ा। मैं भी वहाँ सेंटर ही पहुँचा था। और सेकंड ये रिक्वेस्ट है कि कम ये जो है ना इसकी रिकॉर्डिंग अगर किसी और ने वो रिकॉर्ड किया अटेंडेंस हो भी तो। सर, हमारी अटेंडेंस भी फिर लास्ट टाइम नहीं लगी होगी इसी वजह से।